गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। ठीक है, तो पहला ही हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि हमारा हेलो एल्केन क्या होता है, ये हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है, इनको हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हमारा हेलो एल्केन कैसे बना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमारा हेलो एरीन कैसे बना। ठीक है, इसमें पहले यही जानना है हमको। तो देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, हमारा स्ट्रेट चेन कंपाउंड आएगा, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रेट चेन आएगा, और साइक्लिक भी हो सकता है। उसमें साइक्लिक का मतलब उसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर उसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाता है तो हमारा वो बेंजीन रिंग हो जाएगा, और बेंजीन रिंग को हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हमें जब एलिफैटिक की बात करेंगे तो वहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं लेंगे अगर साइक्लिक केस ले रहे हैं तो अगर हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। एक हाइड्रोजन हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। एक हाइड्रोजन हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, और उसके साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप हम लोग क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। एक हाइड्रोजन ग्रुप हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और उसके साथ एक हैलोजन ग्रुप को जोड़ देना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। अब दूसरा केस ये है कि अगर हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाना है, एक हाइड्रोजन को हटाना है और एक हेलोजन ग्रुप ला के उसके अंदर जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। इसका क्या हो गया दोस्तों कि हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, दे आर डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। ये दोनों क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, किसके, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के क्या है, दोनों डेरिवेटिव्स हैं। मतलब इन्हीं से डिराइव किया गया है, किससे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव किया गया हमारा क्या, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये दोनों डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे अगर इनकी इंट्रोडक्शन की बात की जाए, कैसे प्रिपरेशन हुई, तो हम लोग एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं RH है हमारे पास। अब मैं इसमें से क्या करूं, इसमें से मैं क्या करूं, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन जो लगा हुआ है उसको रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक है, और उसके साथ एक हेलोजन ग्रुप लाके जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये RX बन जाएगा। क्या बन गया, ये RX बन गया। अब यही RX जो हमारा है, यही तो है हेलो एल्केन। ये क्या है, हेलो एल्केन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड है ये, समझ गए। अगर हम लोग क्या लेते हैं, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, और उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद एक हाइड्रोजन ग्रुप ला के उसमें जोड़ दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, वो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है अभी, है ना। ये प्रिपरेशन हो रही है भाई कि ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन है इसकी। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखें कि अगर हमारे पास क्या है, CH4 है। अब इस CH4 से मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, जैसे हमने पीछे किया था, और उसमें लाके एक हाइड्रोजन ग्रुप में जोड़ दूं। अब हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, जैसे Cl, Br, ये सारे क्या हैं, हेलोजन ग्रुप्स हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले, इसमें लाके जोड़ दिया। अब ये क्या बनेगा, CH3
3 और क्या जुड़ जाएगा इसके साथ, हेलोजन ग्रुप, X ला के जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यही तो है हमारा हेलो एल्केन। ये क्या है, हेलो एल्केन है। ये क्या है, हेलो एल्केन है। ये क्या है, हेलो एल्केन है। ठीक है, अगर बात करें कि कोई अगर एग्जांपल लेके हम लोग देखें कि हेलो एल्केन क्या होता है या हेलो एरीन क्या होता है, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं क्या करूं, CH4 एक H को हटा दिया और उसकी जगह पे Cl ला के जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे Cl, CH3Cl बन जाएगा। अब ज़रा हम लोग नाम देखते हैं इनका, हम लोग क्या देखते हैं, नाम देखते हैं इसका, हम लोग नाम क्या लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रिपरेशन जब हुई तो हेलो एल्केन बना या एल्काइल हैलाइड बना। अगर हेलो एल्केन ये बना तो हेलो एल्केन में क्या बना, हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन ग्रुप होता है यहाँ पे। हेलो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप होता है। अब हेलो एल्केन में अगर हम लोग पहले लिखेंगे हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप का नाम लिखेंगे, है ना, पहले किसका नाम लिखना है, हेलोजन ग्रुप का नाम लिखना है। और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप क्या है, हमारे हेलोजन ग्रुप को, तो पहला हम लोग अगर नाम लिखना चाहेंगे, नाम लिखना अगर हम लोग चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोमीथेन। और अगर दूसरा नाम देखना चाहें हम लोग, हेलो एल्केन मतलब क्लोरोमीथेन। अब एल्काइल हैलाइड का मतलब हो जाएगा, ये एल्काइल हैलाइड का मतलब हो जाएगा मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड। तो ये नाम हो गया इसका। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अगर हेलो एल्केन बोलेंगे, अगर हम लोग हेलो एल्केन बोल रहे हैं इसका मतलब हमारा क्या है, ये क्लोरोमीथेन है। अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये मेथाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो आगे की कहानी हम लोग देखते हैं क्या है आगे। अगर आगे हम लोग देखें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, जिसके हम लोग बोल रहे थे, जो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये डेरिवेटिव होता है किसका, हेलो एरीन का। तो हम लोग एग्जांपल करते हैं, जैसे अगर मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले रहा हूँ, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैं यहाँ ले रहा हूँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैं ले रहा हूँ जैसे। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको हमेशा याद रखना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमेशा अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है उसमें। तो यहाँ से जैसे ही मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँगा, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसके साथ एक हेलोजन ग्रुप ला के जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ऐसे, ये बन गया। अब इसी को तो हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन। ये क्या है, हेलो एरीन है, ये हमारा क्या है, हेलो एरीन। ये क्या है, हेलो एरीन है। या इसी को हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं, एराइल हैलाइड। हेलो एरीन बोल दो या एराइल हैलाइड बोल दो। तो ये एग्जाम्पल रहा कि हमारा डेरिवेटिव जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, जो डेरिवेटिव होता है ये है ना, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, ये हमारा हेलो एरीन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल अगर एक हम लोग देख लें कि यहाँ जैसे मैं बेंजीन रिंग ले रहा हूँ। अब इस बेंजीन रिंग से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसके साथ एक Cl ग्रुप ला के जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनने वाला है आगे, सिंपल है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। ये बन जाएगा Cl। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोबेंजीन नाम देंगे। तो ये डेरिवेटिव है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, हेलो एरीन। यहाँ तक बात समझ में आई। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किसके बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है, कितने टाइप के हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते हैं, इन सभी का हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ है कि हमारा लोगों का क्वेश्चन यही हो उससे पहले हम लोग देखते हैं ज़रा कि लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर हेलो एल्केन और हेलो एरीन हम लोग पढ़ तो रहे हैं सर, लेकिन इनका यूज़ कहाँ होता है,
क्या यूज होता है हमारी डेली लाइफ में, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बस 12 तक पढ़ते हैं उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। तो भाई इसका डेली लाइफ में यूज़ देख लो। पॉलीविनाइलिक क्लोराइड ये एक हेलो एल्केन ही है। जो देख लो पाइप है, ये प्लास्टिक का पाइप है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, फिनोलेक्स वगैरह पाइप जो होता है, ये पॉलीविनाइलिक क्लोराइड ही है। तो ये यूज़ है, ये क्लोरोफार्म है, ये केमिकल होता है, ये पाइप है। हम लोग केमिस्ट्री लाइफ में देखो कितना यूज़ है इसका। आगे अगर देखें केमिस्ट्री लाइफ में यूज़ हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन मतलब एक कोटिंग की जाती है जिससे हमारा नॉन स्टिक कुकवेयर बनता है। जैसे हम घर में कुछ बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक रहता है, उसमें कुछ चिपकता नहीं है, तो इसमें कोटिंग की जाती है टेफ्लॉन की। ठीक है, हमारा केमिकल यूज़ होता है। हम लोग क्या करते हैं, खेत में पेस्टिसाइड वगैरह जो होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ है हमारे डेली लाइफ में। बाकी आगे देखते हैं, ये कुछ मेडिसिनल यूज़ है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कुछ ये मेडिसिनल यूज़ है। और आगे अगर देखें तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो पहला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसका है, हेलो एल्केन का, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन कंपाउंड। अब हेलोजन उसके अंदर कितने हैं, एक हेलोजन लगा हुआ है उस हेलो एल्केन के अंदर, कि उसके अंदर 2 हेलोजन लगा हुआ है, कि उसके अंदर 3 हेलोजन लगा। बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन की। तो जो क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है। 3 टाइप से क्लासिफिकेशन हमको यहाँ पे करना है, 3 टाइप से क्लासिफिकेशन करना है। पहला क्या है, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, दूसरा हमारा है डाई हेलो एल्केन, और जो तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन। तीसरा हमारा क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। तो ये कुछ टाइप्स है हेलो एल्केन के, ये कुछ टाइप्स है हेलो एल्केन के। अब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो रहा है, क्लासिफिकेशन तो हो रहा है किसके बेसिस पे, हेलोजन एटम के बेसिस पे, कि उसके अंदर एक हेलोजन एटम अटैच्ड है या उसके अंदर 2 दिख रहा है साफ साफ। भाई कि मोनो का मतलब होता है, ये जो मोनो वर्ड लिखा हुआ है ना, इस मोनो का मतलब होता है 1, इस मोनो का मतलब होता है 1, और इस डाई का मतलब होता है, ये जो डाई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 2, और वहाँ पे ट्राई का मतलब होता है 3, कि मतलब जिसके अंदर एक अगर हाइड्रोजन कंपाउंड है तो मोनो हालो एल्केन होगा, अगर उसी के अंदर 2 हाइड्रोजन कंपाउंड है तो वो डाई हालो एल्केन होगा, अगर उसी के अंदर 3 हाइड्रोजन कंपाउंड हाइड्रोजन एटम है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका, जैसे CH, हम लोग कोई दूसरा कलर यूज़ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें इसका CH3, इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, एक हेलोजन ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं CH2X, CH2 यहाँ पे X, ये डाई हेलो एल्केन था तो भाई हमने इसके अंदर 2 हेलोजन एटम लगा दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हेलोजन एटम लगा देंगे, यहाँ पे 3 हेलोजन एटम लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ट्राई हेलो एल्केन। तो ये क्लासिफिकेशन है किसका, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन है ये, कि ये किसके बेसिस ये क्लासिफिकेशन किसका, हेलो एल्केन का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन का। ये क्लासिफिकेशन है हेलो एरीन का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, वही जो हमने पीछे पढ़ा कि उसके अंदर एक हेलोजन एटम अटैच है या 2 है या 3 है। तो इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, ये भी सिंपल ही है, ये भी क्या है, सिंपल ही है। तो ये हो जाएगा मोनो हेलो एरीन, दूसरा हो जाएगा हमारा
डाई हेलोएरीन, डाई हेलोएरीन। दूसरा हमारा हो जाएगा डाई हेलोएरीन। और जो लास्ट आएगा हमारा ट्राई हेलोएरीन, ये लास्ट है। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन क्या है? पहला है कि मोनो हालोएरीन। अब मोनो का मतलब पता चल गया आपको कि मोनो का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब कि उसके अंदर एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, और डाई का मतलब होगा 2 और ट्राई का मतलब होगा 3। तो सिंपल से एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं यहीं पे। अब हेलोएरीन है तो मैंने हेलोएरीन बताया कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तभी वो बनेगा हमारा हेलोएरीन, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल है किसका? ट्राई हेलोएरीन का। ये एग्ज़ाम्पल है किसका? ट्राई हेलोएरीन का। ये एग्ज़ाम्पल है किसका? ट्राई हेलोएरीन का। यहाँ तक सिंपल था, ये क्लासिफिकेशन था हेलोएल्केन और हेलोएरीन का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। बस सिंपल है, आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन किसका है? मोनो हालोजन कंपाउंड का है। जो पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था हेलोएल्केन का, मोनो हालोएल्केन, उसका पहला क्लासिफिकेशन ही है ये मोनो हालोजन कंपाउंड का। क्या है? अगर मोनो हालोजन कंपाउंड है तो जो मोनो हालोजन कंपाउंड है, जो हमारा हालोजन कंपाउंड है, कैसे है वो? हालोजन अटैच विद sp3। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? sp3। ये क्या लिखा है? sp3 कार्बन। जो हमारा हाइड्रोजन अटैच है वो sp3 कार्बन से अटैच है कि नहीं? जो हमारा हाइड्रोजन अटैच है वो sp2 कार्बन से अटैच है कि नहीं? तो अगर हम लोग देखें जो हमारा हाइड्रोजन है वो sp3 कार्बन से कब अटैच होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन उसका कब आएगा, sp3 कब आएगा sp2। अगर जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, तो कैसे निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? स्टेरिक नंबर। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लेते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? जितना हमारे उस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड होंगे, उस कंपाउंड में जितने सिग्मा बॉन्ड है, प्लस में लोन पेयर जो है, प्लस में लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के नंबर को आप काउंट करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? स्टेरिक नंबर। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर, किसी का स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, किसी की स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है ना? अगर स्टेरिक नंबर 4, 3, 2 आ रहा है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा हमारे पास sp3, sp2, sp, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर कितना है? 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? 4 होगा। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा उसका? sp3। जैसे हम लोग एग्जांपल देखें CH4। अब इस CH4 में जो कार्बन है इसका अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो क्या करना है? इसका स्टेरिक नंबर देखना है। C के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, C के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, 4 सिग्मा है। लोन पेयर इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर लोन पेयर नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। और इसका स्टेरिक नंबर अगर 4 आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, दूसरा एग्जाम्पल देखें जैसे NH3। अब NH3 जो कंपाउंड है, अब NH3 का अगर हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन तो क्या करना है? N बना लिया हमने, यहाँ बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे हमने बॉन्ड बना दिया किसका? हाइड्रोजन का, जो कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब इसके अंदर हमें पता है कि एक लोन पेयर होती है, एक क्या होता है? लोन पेयर। और स्टेरिक नंबर में सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है और लोन पेयर भी काउंट करना होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है
और एक लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 4। अगर स्टेरिक नंबर इसका 4 हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई, अब सबको पता चल गया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हैलोजन अटैच्ड विद sp3 कार्बन, अगर हमारा जो हैलोजन है जिस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे उसको? एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अगर जिस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे इस कार्बन से हमारा ये हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना। जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसके पड़ोसी वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 अगर दिखा, उसके पड़ोसी वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 दिखा तो क्या हो जाएगा? हमारा एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। और जिस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा था उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? वो एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर तीसरा है इसी में कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या है। अब बेंजाइलिक हैलाइड की बात करेंगे तो ये हमारा sp3 का ही है। तो मतलब जिस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जिस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है ये बेंजाइलिक हैलाइड है, तो मतलब ये बेंजीन रिंग आएगा इसके अंदर। और उसके पड़ोसी वाला जो कार्बन होगा, उसके जस्ट पड़ोसी वाला जो कार्बन होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब सबको पता चल रहा है कि यहाँ पे sp3 कैसे आया। अगर नहीं पता चल रहा है तो देखो ज़रा, यहाँ पे हमने अभी जस्ट इसका निकाला ही था। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे और यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, तो ये एक हो गया हमारा सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। जब 4 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना है इसका? 4। अब एलाइलिक कार्बन की बात करें कि एलाइलिक हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे देखें ज़रा, इस कार्बन का, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? ये कार्बन से तो यहाँ पे कनेक्टेड डायरेक्टली कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, और एक हमारा कौन है? हैलोजन ग्रुप है। तो इसका भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन 4, यहाँ भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा, इसीलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ये स्टेरिक नंबर से हमने बताया था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। हमें यहाँ पे क्या निकाला था? हाइब्रिडाइजेशन निकाला था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एल्काइल हैलाइड से हम लोग अभी पढ़े एल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि sp3 होना चाहिए कार्बन, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो एल्काइल हैलाइड भी जैसे हम लोग इसकी डिग्री की बात करें कि एल्काइल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होता है, ये हम बता दे रहे हैं इसको भी। ठीक है, देखो जैसे हम लोग बात करें कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री, टर्शियरी का मतलब होता है 3 डिग्री। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है? प्राइमरी का मतलब हो गया कि हमारा जिस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ही करके दिखा रहा हूँ, एग्जांपल ही करके देखते तो क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है, ठीक है, ये क्या है? CH3 है, ये क्या है? CH2 है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ? हमारा
हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। देखें ज़रा, क्या लगा हुआ है? हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। कितने कार्बन से? एक कार्बन से। जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कांटेक्ट में है? तो एक कार्बन से है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ये क्या है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है। और सेकेंडरी की बात करें, अगर हम लोग सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की बात करें तो अगर CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हमारा सुनहरा सा हेलोजन कंपाउंड है। अब देखें ज़रा, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं? तो दो कार्बन से, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है। तो दो कार्बन से हमारा वो कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके साथ हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और टर्शियरी की बात करें, अगर हम लोग टर्शियरी की बात करें तो देखें, जैसे CH3 है, ये CH है, ये CH3 है, यहाँ पे CH3 हमने लगा दिया और यहाँ पे हमने जोड़ दिया हेलोजन एटम। क्या जोड़ दिया यहाँ पे? हेलोजन एटम। अब जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, अब ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कांटेक्ट में है? डायरेक्टली कांटेक्ट में है, डायरेक्टली कांटेक्ट में है। कितने कार्बन से डायरेक्टली कांटेक्ट हैं? 3 कार्बन से। तो ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन किसका है? अभी हम लोग क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन आप मोनो हेलोजन कंपाउंड, जिसमें पढ़ा था पहला कि हेलोजन अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, तो उसी में जो दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन अटैच विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हेलोजन हमारा किसके साथ अटैच है? sp2 वाले कार्बन के साथ। जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसके साथ वो अटैच्ड है। तो ये sp2 वाला है। तो sp2 वाले में पहला हमारा क्या है? sp2 वाले में पहला हमारा विनाइलिक हैलाइड है। पहला क्या है? विनाइलिक हैलाइड है। दूसरा क्या है? एराइलिक हैलाइड है। ठीक है, तो देखें ज़रा, sp2 होना चाहिए। जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2 है। ठीक है, जैसे देखो इसको मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये डबल बांड, ये डबल बांड, ये कार्बन और यहाँ पे लगा हुआ हमारा हाइड्रोजन ग्रुप। अब हमें पता हुआ है कि एक जो डबल बांड होता है उसके अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और स्टेरिक नंबर में हमें सिग्मा काउंट करना है ना कि पाई काउंट करना है। तो एक सिग्मा हमारे पास यहाँ पे है, एक सिग्मा हमारे पास क्या है? यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ क्या है? एक हाइड्रोजन है, और एक सिग्मा हमारे पास यहाँ पे है और एक सिग्मा हमारे पास यहाँ पे है। तो 3 सिग्मा मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ गया? इसका 3 आ गया। इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3 आएगा। इसका जब इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3 आएगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है sp2। समझ गए? यहाँ देखिए, ये भी हमारा विनाइलिक हैलाइड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या है ये? डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2 है। ये एराइल हैलाइड है। हम जब हेलो एरीन की प्रिपरेशन करवाए थे तो वहाँ लिखा गया था कि एराइल हैलाइड बनता है। अब एराइल हैलाइड में बेंजीन रिंग ही आता है। मैंने कहा था कि एराइल हैलाइड या हेलो एरीन क्या होता है? जिसमें अल्टरनेट डबल बांड होता है। तो इसमें अल्टरनेट डबल बांड होना चाहिए। तो जिस कार्बन से हमारा जुड़ा हुआ हैलोजन उस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp2 है।
तो ये हमारा क्या है, एराइल हैलाइड है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलो एल्केन। अब क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं डाई हैलो एल्केन का। डाई हैलो एल्केन में हम लोग देखते हैं दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। जेम डाई हैलाइड ठीक है, जेम डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड। ये अब जेम का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे हमारे पास कंपाउंड है, जेम का मतलब होता है जेमिनल, विस का मतलब होता है विसिनल। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में लिखा है। जेम का मतलब जैसे मैं लिखूं, मैंने एक कार्बन लिया, मैंने क्या लिया, एक कार्बन लिया और उसके साथ एक कार्बन अटैच कर दिया, उसके साथ एक कार्बन अटैच कर दिया और इसी कार्बन के साथ, एक सिंगल कार्बन के साथ सेम हैलोजन ग्रुप, सेम हैलोजन ग्रुप लगा दिया। एक कार्बन के साथ दो सेम अगर हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं, जेमिनल बोलते हैं उसको। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल बोलेंगे, जेमिनल बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई। और अगर इस वाले केस में देखें, अगर इस वाले केस में देखें कि अगर एक कार्बन हमने लिया और उसके पड़ोस में, उसके पड़ोस में हमने क्या लिया, एक कार्बन और ले लिया, दो एडिशनल कार्बन ले लिया। अब सेम हैलोजन ग्रुप, सेम हैलोजन ग्रुप अगर पड़ोसी वाले कार्बन के साथ लगे हुए हैं, अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन के साथ अगर सेम हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, विसिनल बोलेंगे। अगर इसके कॉमन नेम की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम भी लिखते हैं क्योंकि हमसे एग्ज़ाम में कॉमन नेम ही पूछा जाता है। एग्ज़ाम में हमसे क्या पूछा जाता है, कॉमन नेम ही हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका कॉमन नेम होगा इथाइलिन डीन, इथाइलिडीन क्लोराइड, क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड होता है इसका कॉमन नेम। और इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है इथाइलीन, इथाइलीन डाइक्लोराइड, 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 इथाइलीन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम दोनों का है। तो इसको आपको याद कर लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में हमसे पूछी जाती है। ठीक है, अब हम बता दें कि अगर एक ही कार्बन पे दो सेम हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इथाइलिडीन क्लोराइड, या हम लोग जेम डाई हैलाइड या जेमिनल बोलेंगे, विस डाई हैलाइड या विसिनल बोलेंगे। ठीक है, बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर है। तो नॉमेनक्लेचर में हमें पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, रूट वर्ड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं, 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स लिखते हैं। और रूट वर्ड के पहले हम लोग इसमें लिखते हैं, रूट वर्ड के पहले हम लोग इसमें लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। अब जो रूट वर्ड होता है इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, रूट वर्ड में हमें लिखना होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल कार्बन एटम, टोटल कार्बन एटम प्रेजेंट इन
मेन चैन आप लिख सकते हो या पेरेंट चैन लिख सकते हो। मेन चैन या हमारी जो पेरेंट चैन है उसके अंदर कितने टोटल कार्बन है वो हमें लिखना होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें इसके अंदर अगर एक कार्बन है, उसके अंदर अगर कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ। अगर यहीं दो कार्बन मिल गया पेरेंट चैन में तो हम लोग लिखेंगे एथ। अगर तीन कार्बन मिल गया तो हम लोग लिखेंगे प्रॉप। और चार कार्बन मिल गया तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट। अब यहीं पांच कार्बन मिल गया तो पेंट लिखेंगे। 6 कार्बन मिल गए तो हम लोग हेक्स लिखेंगे। 7 मिल गया तो हम लोग हेप्ट लिखेंगे। ठीक है, 8 मिल गया तो हम लोग ऑक्ट लिखेंगे। ये पेरेंट चैन में जितने भी कार्बन होंगे उनकी नेमिंग हमें ऐसे करनी होती है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने कार्बन है उसकी नेमिंग ऐसे करेंगे रूट वर्ड में। और 1 डिग्री जो सफिक्स होता है, 1 डिग्री जो सफिक्स होता है, 1 डिग्री सफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं? लिंकेज बिटवीन 1 डिग्री सफिक्स में हमें क्या लिखना होता है? लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम। अब कार्बन एटम के बीच में क्या लिंकेज है? कार्बन डबल बॉन्डेड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है ना। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ गया, कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है इसका हम लोग लिखते हैं एन लिखते हैं। और अगर डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग आइन लिख देते हैं। ये है लिंकेज बिटवीन द कार्बन एटम, है ना। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर हम लोग बात करें 2 डिग्री, हम लोग बात करें अगर 2 डिग्री सफिक्स की, तो इसमें हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। जब एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है तो OH के लिए हम लोग सफिक्स क्या लिखते हैं? OH के लिए हम लोग सफिक्स क्या लिखते हैं? सबको पता है भाई कि OL लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं? OL लिखते हैं, तो OL लिख देंगे। अगर यहीं एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग सफिक्स क्या लिखते हैं? AL लिखते हैं। अगर यहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड लिखते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहा। तो 2 डिग्री सफिक्स के अंदर हमें ये चीज़ें लिखनी होती हैं। अब बात करें कि 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमें क्या लिखना है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमें क्या लिखना है? 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमें लिखना होता है कि जो हमारा कंपाउंड जिसका हम लोग नाम लिखने जा रहे हैं वो कंपाउंड साइक्लिक तो नहीं है। वो कंपाउंड साइक्लिक तो नहीं है, मतलब वो कंपाउंड क्लोज है कि ओपन चैन स्ट्रक्चर है। अगर वो क्लोज है या साइक्लिक है तो उसमें हमें एक वर्ड लिखना होता है। कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक, साइक्लिक है या तो क्लोज कंपाउंड है। जैसे एग्जाम्पल ये ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड होता है या क्लोज कंपाउंड होता है। कार्बन आपस में क्या हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, एक क्लोज चैन स्ट्रक्चर बना ले, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज है या साइक्लिक है। अगर ऐसा है तभी आप 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज़ करोगे नेमिंग में, नहीं तो इसको नहीं यूज़ करना है। अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स को आप भूल जाओ। ये वाला सिरदर्द नहीं लेना है कि हमें हर बार ये 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है। ये सिरदर्द तभी लेना है जब आप उस कंपाउंड के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर या ओपन क्लोज कंपाउंड दिख जाए तो ये हेडेक लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, छोड़ देना है। अगर ऐसा होगा तो इन सब के लिए हमें एक वर्ड लिखना होता है, इन सब के लिए हमें एक वर्ड जोड़ना होता है। अगर ऐसा सीन आएगा तो
क्या जोड़ना है? बस साइक्लो जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? साइक्लो जोड़ देना है। ठीक है, क्या जोड़ोगे आप? साइक्लो जोड़ देना, जब अगर हमारा कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक हो या क्लोज है। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमें क्या लिखना है? 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमें, अब हमारे पास कोई कंपाउंड है, अब हमारे पास कोई कंपाउंड है कि हमारे पास एक मेन पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन के ब्रांच लगी हुई है, ऊपर नीचे ब्रांच लगी है, और ब्रांच किन जो ब्रांच है वो ब्रांच किस चीज़ों की हो सकती है? एल्काइल की हो सकती है, एल्काइल ग्रुप की हो सकती है वो ब्रांच, है ना। एल्काइल ग्रुप जैसे हमारा मीथेन हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया ये। और दूसरी जो ब्रांच हो सकती है वो हमारा हैलोजन की हो सकती है, उसके अंदर हैलोजन लगे होंगे। अगर हैलोजन लगे हैं तो हैलोजन जैसे लगा है हमारे पास Cl लगा है या Br लगा हुआ है, तो इनके लिए हमें एक वर्ड लिखना होता है, जैसे हैलोजन, हैलो लिखना होता है, क्लोरो ब्रोमो आइडो लिखना होता है। ये सब चीज़ें पता है, आलेन तो आप पढ़ के आए। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है या हैलोजन ग्रुप हो सकता है उसके अंदर। तो हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स ही तो यहाँ पढ़ना है। हैलोजन कहाँ पढ़ना है? 2 डिग्री प्रीफिक्स में ही तो पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये जिसको आ रही हो आराम से क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तभी इसका मतलब निकलेगा कि हमने क्यों पढ़ा इसको, है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेमिंग लिखने से पहले, जैसे कॉमन नेम में कुछ चीज़ें यूज़ होती है, कॉमन नेम में कुछ चीज़ें यूज़ होती है जो कन्फ्यूज़ करती है भाई कि क्या होता है, कैसे होता है ना। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जो क्वेश्चन इसी में है, इसी हम लोग वही कर लेंगे उसको, है ना। जैसे देखो, एक वर्ड आता है एन, क्या आता है? एन। कहीं कहीं लिखा होता है एन पेंटेन या एन ब्यूटेन, है ना, ऐसे लिखा होता है एन ब्यूटेन, ऐसे लिखा हुआ है एन ब्यूटेन। तो इस एन का मतलब होता है, इस एन का मतलब होता है स्ट्रेट चैन। इस एन का मतलब होता है स्ट्रेट चैन होती है। इस एन का मतलब होता है स्ट्रेट चैन, एक चैन में लगा हुआ है। एन ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन एक चैन में लगे हुए हैं, जैसे ऐसे 1 2 3 ये 4। एन ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन एक स्ट्रेट चैन में लगे हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एन ब्यूटेन बोल देते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो टर्म है आइसो, क्या आता है? आइसो। जैसे आइसो ब्यूटाइल हम लोग क्या लिख देते हैं? आइसो ब्यूटाइल। क्या लिखते हैं? आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। ये आइसो पेंटाइल क्लोराइड, है ना, ऐसे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इसका नाम हमें लिखना हो तो आइसो का मतलब होता है कि अगर हमारा एक कार्बन, हमारा जो एक कार्बन है ये 2 मिथाइल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। एक कार्बन हमारा 2 मिथाइल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन हमारा 2 मिथाइल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। एक कार्बन अगर 2 मिथाइल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलेंगे वो आइसो। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? आइसो। ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम नहीं है इसका। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम लोग बात करें तीसरा, अगर तीसरे इम्पॉर्टेंट टर्म की बात करें तो जैसे नियो आता है, क्या आता है? नियो, नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर इसका ये कॉमन नेम ही है, ये भी कॉमन नेम है, इस कॉमन नेम है, अगर ये कॉमन नेम है, इस कॉमन नेम का नाम लिखना शुरू करेंगे। अगर इस कॉमन नेम का हम लोग नाम लिखना शुरू करें तो एक कार्बन अगर 3 मिथाइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हैं? डायरेक्टली जुड़े हुए हैं,
तो उसको हम लोग बोलेंगे नियो। अब देखो ये जो कार्बन है हमारा, ये जो कार्बन है हमारा, ये कार्बन कितने मिथाइल ग्रुप से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर और एक इधर, 3 मिथाइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये नियो है। और अगर दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे ये आइसो है। ये नियोपेंटाइल क्लोराइड है, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। तो ये नाम हमें लिखना होता। और कहीं कहीं आपको एक टर्म और मिलता है, जैसे मिल जाएगा सेक। क्या मिल जाएगा? सेक अभी आगे मिलेगा। या टर्ट मिल जाता है। क्या मिल जाएगा? टर्ट मिल जाता है। तो सेक का मतलब हो गया कि वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन है ना। कैसा कार्बन है वो? सेकेंडरी कार्बन है। टर्ट का मतलब हो जाएगा वो हमारा टर्शियरी कार्बन, मतलब 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो ये इंच का मतलब होता है। ये मतलब आपको जानना है, कॉमन नेम में आपको यूज़ आना है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। ये कुछ क्वेश्चन है जो नाम लिखा हुआ है और इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। इसका हमें क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। पहला क्या लिखा है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन लिखा हुआ है। तो 2 पे लगाना है क्लोरो, 3 पे लगाना है मिथाइल और लिखना है पेंटेन। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था? अभी हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है? रूट वर्ड लिख लेना है। मतलब कितने कार्बन की वो चैन है, कितने कार्बन की वो मेन चैन हमारी है, कितने कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने कार्बन होंगे उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो ज़रा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है हमारा पेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पेंट लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पेंट लिखा हुआ है भाई। तो जब पेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो यही तो है हमारा रूट वर्ड, मतलब पेरेंट चैन है। तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो लिख लेते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन। कितने कार्बन हमने लिख लिया? पेरेंट चैन हमने बना लिया कि 5 कार्बन के हमारे पास पेरेंट चैन है, यही बनेगी 5 कार्बन की पेरेंट चैन बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब 2 इसमें देखिए ज़रा 1 डिग्री हमने बताया था आपको कि याद रखना ये है कि इसके अंदर क्या साइक्लिक कंपाउंड है क्या? जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है वो क्या कोई साइक्लिक वर्ड लिखा उसमें, मतलब साइक्लो कहीं जुड़ा हुआ नहीं, तो हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना ही नहीं है। अगर उस कंपाउंड उस नेमिंग के अंदर अगर कहीं साइक्लो वर्ड होता तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स में जाते, नहीं तो हमें वहाँ पे जाना ही नहीं है। तो क्वेश्चन में कहीं साइक्लो लिखा ही नहीं है, तो हमें क्या करना है? 1 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ पे हेडेक नहीं लेना है, नहीं लिखना है। तो हमें सीधा यहाँ पे जाना है 2 डिग्री प्रीफिक्स में जाना है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में 2 चीज़ें हैं, 2 पे क्लोरो लगा है, 3 पे मिथाइल लगा है। अब 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है। 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल जब लगा हुआ है तो भाई हम लोग पहले क्लोरो लिखे हैं कि पहले मिथाइल? इसका मैं बता दूं, अगर क्लोरो आ गया या मिथाइल आ गया, अब इसमें देखो अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है? पहले क्लोरो आएगा कि मिथाइल आएगा? तो यहाँ अल्फ़ाबेट के लिए अगर देखें तो यहाँ क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है। तो सी पहले आता है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो। 2 पे लगा देंगे क्लोरो। अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको मैं क्या मानूँ कि हमारा ये पहला कार्बन क्या है? ये वाला पहला कार्बन है। ये पहला कार्बन, ये क्या है? पहला कार्बन है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये क्या है? ये तीसरा कार्बन, ये चौथा और ये 5वां कार्बन है। तो अगर 2 पे लगाना है हमें क्लोरो तो 2 पे लगा देंगे Cl। उसके बाद 3 पे लगाना है मिथाइल तो 3 पे लगा देंगे CH3। ये इसका नेमिंग हो जानी है, यही इसकी नेमिंग है। ठीक है, बहुत ईजी था। पहले हमें सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है कि हमें पेरेंट चैन सिलेक्ट कर लेना है कि कितने कार्बन की चैन बन रही है, मेन चैन कितने कार्बन की है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, वहाँ जाके जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। एकदम सिंपल सा था। ये बात जो पीछे हमने सिखाई थी वो बात आपको याद रखना है, बाकी आप कर पाओगे। देखो दूसरा क्या है? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो यहाँ पे क्या आ गया? वर्ड साइक्लो आ गया, साइक्लो। ठीक है, अब जब साइक्लो आ गया तो हमारा जो रिंग बनेगी या हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। वो कंपाउंड कैसे बनेगा? साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, देखते हैं ज़रा साइक्लिक कंपाउंड बना के। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि था क्या क्वेश्चन, है ना।
क्वेश्चन था 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, अब पहले हमें सबसे क्या लिखना है कि सबसे पहले आप लिख डालो हमारे कितने कार्बन, उसके मेन चैन के अंदर कितने कार्बन है। मेन चैन के अंदर कितने कार्बन है, 4 है, 5 है, 6 है। तो सबसे पहले आप उसी को लिख डालो। और वो साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो हमें 6 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड बना देना है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे, फिर 1 पे क्लोरो और 4 पे इथाइल लगा देंगे, बस हो गया, इतना ही तो करना है। देखो 6 कार्बन का हम लोग एक बना देते हैं साइक्लिक कंपाउंड, ये बन गया 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब क्या करना है, 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड बन गया, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, अगर बोल दूं ऐसे, तो 1 पे क्लोरो है और 4 पे इथाइल है। 1 पे क्या है, क्लोरो है, 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, 1 पे क्या लगा है, क्लोरो। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग, जोड़ दो यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे जोड़ देंगे क्लोरो। 4 पे क्या जोड़ देंगे, इथाइल, C2H5, C2H5। अब देखो ज़रा नाम, यही था, 1 पे क्लोरो, 4 पे इथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है। समझ गए बात, ये बात समझ में आ गई होगी। पहले सबसे क्या लिखना है, कितने कार्बन की पैरेंट चैन या कितने कार्बन की मेन चैन है, उसके बाद उसमें जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4 टर्ट, टर्ट मतलब 3 डिग्री, टर्ट मतलब 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए। ब्यूटाइल, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन, 3 आइडो हेप्टेन। अब यहाँ पे हेप्टेन है, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन है। तो सबसे पहले हमें 7 कार्बन बना लेना है। कितने कार्बन बना लेना है, 7 कार्बन। 3 पे क्या लगाना है, आइडो लगाना है। 4 पे क्या है, टर्ट ब्यूटाइल है। 4th पे क्या है, टर्ट ब्यूटाइल है। देखते हैं ज़रा आगे करते हैं इसको। 7 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 7 कार्बन हो गए। 7 कार्बन हो गए। 7 कार्बन के पास 3 पे आइडो लगाना है। 3 पे क्या लगाना है, आइडो। 3 पे मैंने क्या लगा दिया, आई लगा दिया, आइडो बन गया। 3 पे आइडो। अब क्या लगाना है, 4 टर्ट ब्यूटाइल। 4th पे टर्ट ब्यूटाइल है। 4th पे टर्ट ब्यूटाइल का मतलब ये जो हमारा 4th वाला कार्बन है, अगर ये पहला कार्बन है, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6, ये 7, अगर जो 4th वाला कार्बन है वो टर्ट ब्यूटाइल है, तो इसके साथ हमें क्या करना है, टर्ट ब्यूटाइल का मतलब हो गया कि इस जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को, टर्ट का मतलब होता है 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री। ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, CH3 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 हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है हमारा कैसा है, 3 डिग्री है। ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री। तो ये टर्ट ब्यूटाइल है। टर्ट ब्यूटाइल ये क्या है हमारा, 3 डिग्री, इसलिए बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। बाकी आपको इसको बैलेंस कर लेना है। इसको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। इसको क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। ठीक है, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। फिर देखते हैं 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन। इसको तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे कर लेंगे, है ना। हम लोग इसको यहीं पे कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले देख लो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। अब देखो ये 4 कार्बन हो गया, लेकिन ब्यूट के बाद 2 इन लगा। 2 इन मतलब 1 डिग्री सफिक्स है। ये 2 इन का मतलब ये क्या है, 1 डिग्री सफिक्स है। तो ये अगर पहला कार्बन हो जाएगा हमारा,
अगर ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन अगर हो गया, तो जो दूसरा वाला कार्बन है क्या है, कह रहा कि 2 इन है। इन हम लोग कब लगाते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो, ठीक है। और 1,4 पे क्या लगा है, डाई ब्रोमो। अगर ये पहला है तो 1 पे लगा है ब्रोमो, और 4 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी, मतलब जो हमारा कार्बन होगा 2 डिग्री होगा, ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, हाँ ये नाम लिखते हैं हम लोग आगे, ये नाम लिख लेते हैं, ठीक है। यहीं पे नाम लिख दे रहे हैं इसका भी साइड में, यहीं पे नाम लिखते हैं साइड में, है ना। अब लास्ट वाला है, इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन हो ही गया होगा, तो इसको हम लोग यहीं पे कर लेंगे, इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। चलो आ जाओ, क्या है 1 ब्रोमो। सबसे पहले हमें क्या नाम लिखना होता है, सबसे पहले अगर आप नेमिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले देख लो मेन चेन पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, तो क्या है ये बेंजीन पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेंजीन। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा बेंजीन रिंग, क्या बनाऊंगा, बेंजीन रिंग बनाऊंगा। ये बन गई हमारी सुंदर सी बेंजीन रिंग, सुंदर तो नहीं है लेकिन है तो बेंजीन रिंग ही, ठीक है, बेंजीन रिंग बन गई। अब देखिए 1 डिग्री सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स इसके अंदर है क्या, 1 डिग्री। और 1 डिग्री सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स हम लोग कब लिखते थे, रूट वर्ड के बाद लिखते थे, और रूट वर्ड के बाद तो कुछ नहीं है, तो मतलब 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स हमें नहीं लिखना है, ठीक है। अब लिखना क्या है, क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं है, कहीं साइक्लो वर्ड है ही नहीं है, तो बस इसमें लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स ही लिखना है। सारा कुछ खेल इसमें किसका है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें, अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें तो पहला क्या है 1 पे ब्रोमो लगा है, अगर मैं इसको 1 मानूंगा तो चलो 1 पे मैंने लगा दिया ब्रोमो, 1 पे मैंने क्या लगा दिया, ब्रोमो। 4 पे कह रहा है, ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या है 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, जो हमारा 4th वाला कार्बन है, जहाँ 4th वाला कनेक्टेड है वो कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब ये कार्बन 2 कार्बन से और जुड़ना चाहिए, ये कार्बन 2 कार्बन से और जुड़ना चाहिए, जो कि ये 4 पे कनेक्ट है। ये कहाँ पे कनेक्ट है, 4th पे कनेक्ट है। ये कार्बन 2 कार्बन से और जुड़ना चाहिए, तो इसको मैं 1 कार्बन से CH3 से जोड़ दूँ, और दूसरी जगह मैं क्या जोड़ दूँ, इसको CH2 से जोड़ दूँ, तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पे ब्यूटाइल है, 1 2 3 हुआ, तो ये प्रोपाइल है। ब्यूटाइल करने के लिए हमें यहाँ पे एक CH3 लगा देना है, हो गया 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 पे क्या लगाना है, मिथाइल, 2 पे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है। ये हो गई कहानी ख़त्म। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सबसे पहले अगर आपको नॉमेनक्लेचर सही करना है तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लो भाई कितने कार्बन है इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। ये नॉमेनक्लेचर है कुछ हमारे बेंजीन, जैसे हमारे है ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, तो ये नेमिंग है इसकी, ठीक है। विनाइलिक क्लोराइड हमने जो पढ़ा था, ये एलाइलिक ब्रोमाइड है, ये क्लोरोफार्म है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये कहानी देख लेना है। अब है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इसको हम लोग पढ़ेंगे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है अभी, ठीक है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात करें तो ये कार्बन है, ये हमारा हैलोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको अट्रैक्ट करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हैलोजन के है, एक कार्बन का है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर लेगा अपने साइड में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो जिसकी टेंडेंसी होगी वो अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है किधर शिफ्ट हो रहे हैं,
हेलोजन की साइड में शिफ्ट हो रहे हैं तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज़्यादा है। और ये यहाँ पे इसकी जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा हेलोजन के साइड में, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोलर है। कंपाउंड कैसा बनेगा, पोलर। कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना वो कैसा है, पोलर। मतलब यहाँ पोल्स क्रिएट होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल्स क्रिएट हो गए। आगे की कहानी हमारी जुबानी, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, किसका साइज छोटा होता है किसका बड़ा होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। भैया तुम क्लोरीन हो यार, हाँ ये क्लोरीन है। ठीक है, ये तो नीचे आ गया, ये क्लोरीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज़ देखा जाए तो सबसे बड़ा किसका होता है, इसका। अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए, बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो बॉन्ड लेंथ किसका सबसे बड़ा होगा, इसका। जिसका साइज़ ज़्यादा होगा, एटम का साइज़ इसका ज़्यादा होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ उल्टा होता है। बस एक ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लेना। इसको आप क्या करना है, याद कर लेना है। क्या है वो फार्मूला, क्या है वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। समझ गए, ये रिलेशन है इनका। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब आगे बात करें हम, ये जो समरी जो लिखा है हमने पूरा जो पढ़ा इस चैप्टर के अंदर वो चीज़ें लिखा हुआ। लेकिन इसके पहले अब हम लोग आगे बात करते हैं तो हम एक चीज़ इसमें और ऐड करेंगे जो इसमें नहीं दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट। क्या नहीं दिया है, डायपोल मोमेंट निकालना हमको। क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट है ना। डायपोल मोमेंट हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू से। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है Q इंटू डी। Q हमारा क्या है यहाँ पे, चार्ज। Q हमारा क्या है, चार्ज। D हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। जो दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा D है। अगर आप बात करें, अगर हम लोग बात करें किसकी बात करें, CF की और CL की, CBr की, CI की, तो इसमें डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन पूछता है हमसे, है ना। ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि भाई एटम का साइज, बॉन्ड लेंथ क्या होती, बॉन्ड डिस्टेंस, ये सब नहीं, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होने वाला है। अगर इन दोनों में देखा जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए फ्लोरीन की, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए किसकी, फ्लोरीन की, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए किसकी, फ्लोरीन की और क्लोरीन की, तो लगभग सेम होती है, सेम, लगभग सेम होती है, 19-20 होती है। लेकिन अगर डिस्टेंस देखा जाए कि इन दोनों के बॉन्ड की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है भाई, बॉन्ड लेंथ जो है, ये किसकी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा होती है, बॉन्ड की डिस्टेंस इसकी ज़्यादा होती है। बॉन्ड डिस्टेंस किसकी ज़्यादा होती है, इसकी ज़्यादा होती है। डिस्टेंस अगर देखा जाए तो किसका ज़्यादा होता है, क्लोरीन का। अब चार्ज लगभग बराबर है, चार्ज बराबर है, तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी का तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अगर मैं कह रहा हूँ दो एटम हमारे भी हैं और जिन दोनों का चार्ज लगभग क्या है, सेम है। अब सेम हो गया, दूसरा फैक्टर है हमारे पास डिस्टेंस।
अब पहला फैक्टर तो ख़त्म भाई, लगभग सेम है, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अब डायपोल मोमेंट कौन डिसाइड करेगा कि किसका कम किसका ज़्यादा होगा? दूसरा फैक्टर। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या है? वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस डिसाइड करेगी कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, CL का हो, CF का होगा कि CL का होगा। ठीक है, तो अब दूसरा फैक्टर जो होगा डिस्टेंस, वो डिसाइड करेगा। तो डिस्टेंस किसकी ज़्यादा होती है? CL की ज़्यादा होती है, इसलिए डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? CL का ज़्यादा होगा, ना कि CF का ज़्यादा होगा। तो CF का डायपोल मोमेंट क्या होता है? CL से कम होता है। आगे देखें कि CL और CBr में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है? तो इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस लगभग क्या होती है? सेम होती है। डिस्टेंस भी लगभग सेम होगा इनकी, लेकिन इनका चार्ज क्या होगा? डिफरेंस होगा। इसका चार्ज ज़्यादा होता है, इसका चार्ज कम होता है। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर काम कर रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर नहीं है, यहाँ पे चार्ज फैक्टर है। और आगे कहानी वैसी ही है। तो अगर देखा जाए डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है CCL का, उसके बाद आता है CF का, ठीक है, उसके बाद CBr का, फिर उसके बाद आता है लास्ट में CI का। ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है। तो यहाँ तक की कहानी रही। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में ये क्वेश्चन हमसे पूछता, ये ज़रूरी है, तो इसको हमने बताया अच्छे से और आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब मिलते हैं दूसरी क्लास में हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। जय हिंद।